गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन कंजक्शन नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली पे चर्चा करेंगे। और अक्सर जो नो सूनर है हम लोगों को एग्जाम में 12th क्लास में चाहे कंपटीशन में वो क्वेश्चन ही आता है जो कि स्टूडेंट्स दिग्भ्रमित हो जाता है, आंसर सही नहीं था। स्पीकिंग के लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारा हिंदी है कि ज्यों ही, हमारा हिंदी है ज्यों ही, तो इसके लिए तो हम एज सुन एज का प्रयोग करते हैं स्पीकिंग के लिए। कोई भी अगर बंदा हो जो स्पीकिंग करता हो, जो बोलता हो, ज्यों ही के लिए एज सुन एज का प्रयोग करता है। चाहे जैसे ही, जैसे ही, वैसे ही, तो एज सुन एज का ही प्रयोग करता है। जैसे ही वैसे ही, जैसे ही स्टेशन में पहुंचा, चाहे जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। तो इसके लिए हम लोग को ये नहीं करना, हम लोगों को स्पेशली जो हम लोगों के 12th क्लास में, 10th क्लास में, चाहे कंपटीशन में, एयरफोर्स में, एनडीए में जो आता है, जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन करने के लिए आते हैं, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो एज सुन एज पर चर्चा करके आज हम लोग जो बारीकियां उस बारीकी को समझने करेंगे। जैसे हम लोगों के जो एक वर्ड होता है नो सूनर, नो सूनर, ये जो वर्ड होता है नो सूनर, अगर आपको कहीं भी ये दिखाई दे नो सूनर, तो आपको इसके साथ जो कंजक्शन लगाना है वो लगाना है दैन, THAN, दैन। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्या है नो सुनर। तो नो सुनर का हिंदी होता है वैसे ही, या इसका हिंदी होता है जैसे ही। जैसे ही, देखिए अगर नो सुनर कहीं भी होगा तो इसका हिंदी समझिए कि होगा कि जैसे ही, और दैन का हिंदी होगा वैसे ही, वैसे ही, जैसे ही, वैसे ही। और इसको 3 स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करते हैं, और यही 3 स्ट्रक्चर हमेशा एग्जाम में आते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे एग्जाम में आते हैं, और मैं बताने की भी कोशिश करूंगा आखिर ऑब्जेक्टिव जो आता है उस ऑब्जेक्टिव का कैसे हम आंसर देंगे। नो सूनर और देन, वैसे ही। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो कि मैं स्टेशन पहुंचा, बल्कि ये समझिए कि इसका स्ट्रक्चर होता है कि नो सूनर अगर कहीं भी हो, नो सूनर अगर आपका हो, तो एक इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डीड होता है, वो हेल्पिंग वर्ब डीड होता है। आप समझिए कि हेल्पिंग वर्ब डीड होता है नो सूनर के बाद। अब तब यहां पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। ये मेंटेन करना है, यही एग्जाम में आता है। इसको हालांकि अभी आप देखिए, इसका ट्रांसलेशन भी करेंगे और कैसे एग्जाम में आता है वही मैं बताने की कोशिश करूंगा। नो सुनर के बाद डीड होता है, सब्जेक्ट होता है, V1 आता है, और यहाँ पे कंजक्शन जो है दैन होता है, दैन। इसके बाद सब्जेक्ट होता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। यहाँ भी नो सुनर डीड सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो गया कि जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा, वैसे ही गाड़ी खुल गई। जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी खुल गई। तो यहां पे देखो, वह स्टेशन पहुंचा, गाड़ी खुल गई। अब इस दोनों को ये वर्ड जो है जैसे ही और वैसे ही आपको जोड़ रहा है। तो जैसे ही शब्द जैसे है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नो सूनर। तो इसका हिंदी हो गया जैसे ही। अब ये हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि नो सूनर हो, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे। डिड, तब
सब्जेक्ट ही तब रीच स्टेशन। तो नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन। अब यहां पे आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप माइंड में सेट कर लो कि नो सूनर अगर हो तो इसके बाद आपका ये टेंस देखना है कि अगर ये पास्ट इंडिफिनिट है तो डिड का यूज करना है, और ही रीच स्टेशन। इसके बाद देन लिखेंगे, ये देन लिखेंगे। वैसे ही का इंग्लिश क्या लिखेंगे, देन। अभी मत कहिए कि देन लिखेंगे तो हिंदी वैसे ही कैसे लेगा, ये ग्रामर का रूल है बेटा। और यही स्टूडेंट्स कंफ्यूज करता है आपका 12th क्लास में। देन द ट्रेन स्टार्टेड। देन नहीं होता है, देन होता है। नो सूनर डिड ही रीच स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। नो सूनर डिड ही रीच स्टेशन, यहाँ पे द भी लगा सकते हैं, रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। यानी कि आपका जो ये सेंटेंस है, आप पहला यूज करिए कि जैसे ही नो सूनर के बाद हमको देन का यूज करना है। अब हम लोग एग्जाम में कैसे आता है इसी सेंटेंस को देखिए, इसको 3 प्रकार से आपको एक करना है, एक इसको करना है, एक और एक इसको करना है। आपको यही मेंटेन करना है। एग्जाम में कैसे आता है अब देखिए, आपका एग्जाम में 12th क्लास में कैसे आता है आपको यहीं पे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आपका आ गया कि नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास। यहां पे देखिए गैपिंग हो गया। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये आपका एग्जाम में आ गया। और 4 ऑप्शन आपका दिया, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि इफ होगा पहला, दूसरा ऑप्शन हो गया कि देन, THEN देन, और तीसरा आपका ऑप्शन हो गया देन, और चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका आफ्टर। तो क्या होता है बाबू, यहां भी देखिए कंफ्यूजन, THEN देन, दे ई है और एक ए है, यहां भी स्टूडेंट कमी है, तो आप ई वाला को स्ट्रक्चर मारिएगा। आप जैसे ही देखेंगे कि नो सूनर है तो यहाँ पे किसका यूज करोगे, देन का। तो एक इस तरह से आपकी इंटरमीडिएट में आता है, चाहे किसी भी कंपटीशन में आता है, चाहे कॉमन ईयर के लिए भी आता है। एक इस तरह से क्वेश्चन इसी पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका किस तरह से आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आएगा कि यहां पे आपको देन दिया रहेगा, यहां पे आपका देन दिया रहेगा। अब देखिए दूसरा नंबर एक क्वेश्चन हो जाएगा, यही क्वेश्चन दूसरा नंबर कैसे आपका, यहां पे देन दिया रहेगा लेकिन ये डिड यहां से हटा देगा, यहां से आपका ये हटा देगा, और ऑप्शन में दे देगा आपका डज, हैड, डिड और डू। अब यहां पे स्टूडेंट्स कैसे कंफ्यूज करेगा, देखो यहां पे दिया है कि नो सूनर द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो यहां पे देखो बोल रहा है स्टूड अप दिया, स्टूड अप मतलब कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब ये पास्ट इंडिफिनिट है इधर देन के बाद, तो आप समझिए कि यहां भी पास्ट इंडिफिनिट होगा। तो पहला आप समझिए कि यहां पे तो इंटर दिया है, इंटर मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो हैड अगर यहां पे रहेगा तो यहां पे V3 होगा, इसलिए ये हो नहीं सकता है। अब और द टीचर ये सिंगुलर है, इसके साथ डू नहीं हो सकता है, और बाकी बचा है डज और डिड। तो आप यहां पे आओगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है कि पास्ट इंडिफिनिट में है। अगर ये पास्ट इंडिफिनिट में रहता है, यानी कि देखो ये सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडिफिनिट में, तो यहाँ पे डिड का यूज होगा, यानी कि यहाँ पे आंसर सी होगा, डिड। तो एक इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो हम लोगों का जो अधिकतर 12th क्लास में अधिकतर क्वेश्चन आपके अभी तक जो भी आएंगे बेटा, नो सूनर के बाद डिड पे ही आएंगे। लेकिन हमारे साथ 2 स्ट्रक्चर और हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे,
और वो दो स्ट्रक्चर है, आइए देखते हैं कि वो दो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोगों का है कि जैसे ही नो सूनर लिखते हैं, नो सूनर, तो नो सूनर के बाद हमारा दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो डज हो जाता है, डज या डू, और इसके बाद सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। देखिए डू डज, वहां पे डिड रहता है, दूसरा में डू डज, और डू डज जैसे ही आता है इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे कंजक्शन हो देन लिखते हैं, और कंजक्शन देन के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है फाइव फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट। ए भी प्रेजेंट इंडिफिनिट तो ए भी प्रेजेंट इंडिफिनिट, याद रखिएगा ए भी प्रेजेंट इंडिफिनिट। जैसे ही बरसात होती है वैसे ही मेरा दोस्त चिल्लाने लगता है, चाहे जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही छात्र घर जाने लगते हैं। तो जैसे ही, देखिए सेंटेंस हो कि जैसे ही घंटी बजती है, जैसे ही घंटी बजती ही वैसे ही छात्र घर जाने लगते हैं। जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही छात्र घर जाने लगते हैं। अब आप इसको अपने से बनाइए तो कि किस तरह से बनेगा। जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही, इस स्ट्रक्चर पर आप एक बार देखिए कि कैसे ये बनता है सेंटेंस। अगर आप इसको बना लेते हैं तो इसका मतलब कि आप समझ गए। जैसे ही, अब देखिए ये सेंटेंस में क्या करेंगे हम लोग कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो नो सूनर लिखेंगे यहाँ पे, और नो सूनर जैसे ही लिखेंगे वैसे ही यहाँ पे डज लिखेंगे, डज द बेल, और यहाँ पे रिंग लिखेंगे, रिंग्स नहीं लिखेंगे, रिंग लिखेंगे, रिंग। नो सूनर डज द बेल रिंग, नो सूनर डज द बेल रिंग, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैन लिखेंगे। हमारा जो कंजक्शन होगा वो दैन होगा, क्योंकि नो सूनर के बाद दैन लिखना है। द स्टूडेंट्स जाने लगते हैं, जाने लगते हैं तो बिगिन हो जाएगा, बिगिन टू गो, टू बिगिन टू गो टू देयर होम, वो अपने घर जाने लगते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे वैसे ही छात्र अपने घर जाने लगते हैं, यहाँ पे अपने हो सब सपोज दैट कि जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही छात्र अपने घर जाने लगते हैं, तो बिगिन टू गो टू देयर। लगते हैं शब्द के लिए बिगिन टू का यूज करते हैं, लगते हैं शब्द के लिए हम लोग बिगिन टू यूज करते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है ये हमको ट्रांसलेशन नहीं बेटा, अगर ट्रांसलेशन हमको अगर बनाना होगा, चाहे स्पीकिंग करना होगा, जैसे ही करते तो हम कहेंगे एज सुन एज द बेल रिंग्स द स्टूडेंट्स बिगिन टू गो टू देयर होम, इस तरह से आराम से बोल लेंगे। तो एज सुन एज का यूज स्पीकिंग में करते हैं हम लोग लिखने के लिए, लेकिन हमारे एग्जाम में जो आता है वो देखिए क्या आता है। अब देखिए एग्जाम में जैसे आएगा, इसको आप खूब अच्छी तरह से देख लो, यही वाला आपको गैपिंग कर देगा। एग्जाम में जैसे ही पूछेगा क्वेश्चन तो ये गैपिंग कर देगा, और ये चार ऑप्शन आपको देगा। यहीं पे क्या ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन देगा कि यहाँ पे डीड होगा, दूसरा ऑप्शन देगा कि डज होगा, सी ऑप्शन आपका देगा कि डू होगा, और डी ऑप्शन देगा कि हैड होगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होते हैं डूज डज। तो ये कैसे आप मेंटेन करेंगे, इसको आप कैसे मेंटेन करेंगे ये देखना है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करेंगे कि आप इधर जाएंगे, इधर जैसे ही आएंगे तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स बिगिन टू गो, यानी कि स्टूडेंट्स बिगिन, ये बिगिन है यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि डज डू अगर आता है तो इधर ये सब्जेक्ट V1 चाहे V5 है, यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इधर भी ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। और यहाँ पे नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा।
तो आपको मेंटेन करना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट है। द बेल जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर में या तो डू लगेगा नहीं तो डज। सिंगुलर के बाद डज लगता है, यानी कि इसका आंसर डज होगा। अब यहाँ पे डिड नहीं होगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रॉब्लम देगा, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे हैं, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा चीज वही चीज इसमें भी उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे डज दे देगा, और डज देने के बाद यहाँ पे आपका ये हटा देगा, और हटाने के बाद आपका 4 ऑप्शन दे दिया वहीं। एक ऑप्शन इफ दे दिया, दूसरा ऑप्शन आपका व्हेन दे दिया, तीसरा ऑप्शन आपका देन दे दिया, और चौथा देन देगा। ये कंफ्यूज करेगा बेटा, ये वाला जरूर कंफ्यूज करेगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। देन और देन, ये आंसर देन होगा। तो ये आप समझिएगा। कभी कभी क्या करेगा, एकदम अच्छी तरह से देखते रहिए। इसी को एक और तरीका भी कर सकता है, और वो तरीका क्या कर सकता है वो देखिएगा बढ़िया से, कि यहाँ पे आपको ये हटा देगा यहाँ से, और यहाँ को ये छोड़ देगा, और इसके बाद यहाँ पे देखेगा तो रिंग्स दे सकता है, रिंग दे सकता है, रिंगिंग दे सकता है, हाइड्रम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो यहां भी आप मेंटेन करिएगा कि अगर डज है तो हमें V1 का यूज करेंगे, यानी कि ये होगा, रिंग्स नहीं होगा। तो इस तरह से आपका दूसरा स्ट्रक्चर जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, ये कोशिश करेगा। इसी नो सूनर से आप तीसरा स्ट्रक्चर देखिए जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर नो सूनर के साथ ही वो स्ट्रक्चर है, तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है कि नो सूनर अगर रहता है, नो सूनर, तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब हैड हो सकता है, हैड। और जैसे ही हैड होगा तो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। नो सूनर जैसे ही होगा, हैड होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे फिर कंजक्शन दैन ही होगा। नो सूनर दिखाई दिए तो ये दैन, THAN, दैन, अब प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ये आपको मेंटेन करना है बेटा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ये हैड अगर आ जाता है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये मेंटेन करना है। जैसे नो सूनर, देखो नो सूनर हैड शी reached the station then the train started। बढ़िया से देखिए, और समझने वाली बात बेटा यहीं पे है, समझने वाली जो बात है यहीं पे देखना है कि हमको क्या करना है कि ये सेंटेंस सही है कि नहीं। तो नो सूनर के बाद हैड लगा है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा है कि नहीं, लगा है। यहाँ पे जब देन लगा कि नहीं, तो इस सारा चीज जब देखेंगे तो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन हम लोग के एग्जाम में आ क्या रहा है, आगे देखो यहाँ पे जो आपको है ये हटा देगा यहाँ पे, और ये आपको ये ब्लैंक हो जाएगा, और इसका 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन आपको देगा डज, दूसरा ऑप्शन आपको देगा डिड, तीसरा आपको ऑप्शन देगा हैड, और चौथा आपको ऑप्शन दे देगा हैज। खूब बढ़िया से देखिए कि कहां आपको कंफ्यूजन है, आपका माइंड कहां सेट करना है, और कैसे क्वेश्चन को आपको हल करना है। सबसे पहले आप पाओगे कि नो सूनर यहाँ पे दिया है, बिल्कुल सही। तो नो सूनर जैसे ही दिया है तैसे ही आप माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। तो देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब तो हैड दे दिया है, तो जैसे ही हैड दे दिया है तो आप देखिएगा कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया है कि नहीं। तो इसमें से थर्ड फॉर्म कौन सा है, अब देखिए हमने ये गलत लिख दिया है। यहाँ पे होना चाहिए था आपका मेन वर्ब रिच, दूसरा होना चाहिए था रिच्ड, तीसरा होना चाहिए था रिचेज, और चौथा हो जाएगा रीचिंग। मान लीजिए कि इस तरह से आपका दिया हो आपका ऑप्शन,
तो आप देखेंगे जब हैड दिया है तो यहाँ पे V3 है कि नहीं, तो ये देखिए ये V1 है, ये V5 है और ये V4 है और V3 ये है, यानी कि आंसर बी होगा हैड के चलते। और इधर देखिए कि क्या दिया है, देन दिया है कि नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि नो सूनर से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें डू, डज, डीड और हैड तीनों हो सकता है। तीनों के बाद कौन सा हेल्प मेन वर्ब होगा और इसके बाद कंजक्शन देन होगा। तो नो सूनर वाला। अब हम लोग आते हैं हार्डली पे, जो कि अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि अधिकतम क्वेश्चन हम लोगों के आते हैं नो सूनर से ही। अब देखिए हार्डली जो वर्ड है HARD हार्डली, चाहे जो वर्ड है स्कार्सली, चाहे जो वर्ड है बेयरली, इन तीनों का हिंदी सेम होता है। हार्डली हो, स्कार्सली हो और बेयरली हो, तीनों का हिंदी सेम होता है। आप हिंदी या तो लिख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से, इसका, और नहीं तो बड़ी कठिनाई से। अक्सर इसका हिंदी यही होता है, ये तीनों का हिंदी, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। और जब ये तीनों होगा तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब होगा, यहां भी हेल्पिंग वर्ब होता है। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू होता है, डज होता है, डीड होता है और नहीं तो हैड होता है। ये तीनों में से कोई होता है। इसके बाद सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जब होता है तो इसका जो कंजक्शन होता है वेन होता है और नहीं तो बिफोर होता है। तीनों के साथ वेन होता है नहीं तो बिफोर होता है। और जब वेन और बिफोर होता है इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और जब सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो वर्ब का थीरो। तो आप समझिए कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली जो वर्ड होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डीड चाहे हैड होगा, उसके साथ सब्जेक्ट होगा। और जैसे नो सूनर में कंजक्शन देन होता था उसी तरह से इसमें कंजक्शन व्हेन चाहे बिफोर होता है, मैक्सिमम व्हेन होता है। इसको खूब अच्छी तरह से पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद हम फिर इस पे भी तुरंत आपको बता देंगे कैसे हमारा प्रॉब्लम्स आता है। उस प्रॉब्लम को हम लोग अभी तुरंत यूज करेंगे। हार्डली हैड, स्कार्सली हैड, चाहे बेयरली हैड, तो ये तीनों वर्ड का हिंदी होता है बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से ही। और तीनों स्ट्रक्चर पे हम लोग बात अभी जस्ट कर रहे हैं। इसको देख लीजिए खूब बढ़िया से। क्या देखे कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली अगर हमारा वर्ड होता है, ठीक है, तो इस वर्ड के बाद हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन या बिफोर कंजक्शन, यही हमारा प्रॉब्लम आता है। आइए हम लोग वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोगों का समस्या क्या है। सबसे पहले मान लीजिए उसी वाला सेंटेंस को लेकर चलते, जैसे मान लीजिए कि हमारा वर्ड हो गया स्ट्रक्चर और इसमें ये हार्डली। अब हार्डली के साथ हम स्कार्सली नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, चाहे चलो लिख देते हैं स्कार्सली। अक्सर ये दोनों में से कोई दे देगा। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर मान लीजिए कि हैड दे दिया, तो हैड दे दिया तो यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया, और सब्जेक्ट जैसे ही दिया तो V3 दे दिया, और V3 दिया तो यहाँ पे कंजक्शन आपका व्हेन आएगा और नहीं तो बिफोर आएगा। अब यहाँ पे जो कंजक्शन व्हेन चाहे बिफोर आएगा तो इसका हिंदी की होगा, की। अब तुमको ये अडॉप्ट होगा, ग्रहण करोगे, पचेगा कि नहीं पचेगा अब तुम पे निर्भर कर रहा है, लेकिन पचाना पड़ेगा। व्हेन का हिंदी जब होता है, बिफोर का हिंदी पहले होता है, लेकिन यहाँ पे की होगा जब यहाँ पे हार्डली दिया रहेगा, और इसका हिंदी होगा बड़ी कठिनाई से। और जैसे ही होगा तो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। देखिए सेंटेंस, जैसे बड़ी कठिनाई से, मैं स्टेशन पहुंचा था। मैं स्टेशन पहुंचा नहीं, मैं स्टेशन पहुंचा था। की देखिए की बड़ी कठिनाई से मैं स्टेशन पहुंचा था कि गाड़ी खुल गई।
इसी तरह का कोई भी सेंटेंस हो सकता है। बड़ी कठिनाई से मैं अपने दोस्त को बुलाया था कि मेरे पिताजी उसे गाली देने लगे। किसी भी सेंटेंस को हो, बड़ी कठिनाई से मैं अपना काम समाप्त किया था कि वे लोग चिल्लाने लगे। इस तरह की जो भी सेंटेंस हो उसमें आप हार्डली और स्कार्सली से बनाते हैं, ठीक है, हार्डली। अब इसको बनाना होगा बड़ी कठिनाई से, तो अब क्या लिखोगे, हार्डली लिखोगे, हार्डली। इसके बाद हैड लिखोगे, क्योंकि पहुंचा था पास्ट परफेक्ट है। आई रीच्ड द स्टेशन। देखिए यहां पे जो की के लिए आप क्या लिखोगे, दैट नहीं लिखोगे, व्हेन लिखोगे, व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। ये आपका हो गया। हार्डली हैड, इसका ट्रांसलेशन हो गया कि हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। अब आपके एग्जाम में क्या आएगा वो देखना है। ये सेंटेंस है हार्डली हैड, आपके एग्जाम में ये समस्या दे देगा, आपको यही वाला समस्या दे देगा, रीच द स्टेशन, और ये जो व्हेन है इसको हटा देगा, और व्हेन को हटाने के बाद यहाँ पे जो है आपको समस्या देगा। और वो प्रॉब्लम क्या देगा, सबसे पहले आपको देगा देन, क्योंकि आप नो सुनर वाला कंफ्यूजन में आकर के आंसर देन मारोगे। दूसरा आपको दे देगा दैट, और तीसरा आपको दे देगा इफ, और चौथा दे देगा व्हेन। जो स्टूडेंट्स इसको नहीं पढ़ेगा, नहीं जानता होगा, 100% चांस है कि वो गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि वो इसको लिख सकता है, इसको लिख सकता है, इसको कभी नहीं लिखेगा, क्योंकि व्हेन का हिंदी तो वो जब जानता है, लेकिन यहाँ पे व्हेन का हिंदी की हो जाएगा, यानी कि आंसर डी होगा। कभी कभी क्या करता है, आंसर डी होगा। खूब बढ़िया समझिए बेटा, आपको जब भी देता है तो यही देता है समस्या, 12th वाले स्टूडेंट्स अगर होंगे। दूसरी बात आपको ये समझना होगा कि कभी कभी क्या करता है कि व्हेन नहीं दे करके, ठीक है, आपको बिफोर दे देगा, आपको व्हेन नहीं दे करके बिफोर देगा। तो अगर बिफोर देता है तो आपको आंसर क्या मारना है, बिफोर मारना है, व्हेन अगर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट पूछता है कि सर जी व्हेन और बिफोर दोनों दे देगा तब, तो ऐसा करेगा नहीं, नेवर। सपोज दैट ऐसा कर ही दिया, मान लीजिए यहाँ पे बिफोर और व्हेन दोनों दे दिया, और ऐसा गलती उसने कर ही दिया, तो आप पहले व्हेन को मारिएगा, यहाँ पे बिफोर को मत मारिएगा, लेकिन ऐसी गलती वो करेगा नहीं। अगर मान लीजिए ऐसा कर ही देता है तो आप व्हेन को मारिएगा, और इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा। अब हम लोग आते हैं नंबर बी स्ट्रक्चर पर। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोगों की है कि यहाँ पे हैड को हटाएंगे, ठीक है ना। बी स्ट्रक्चर देखो बेटा, बी स्ट्रक्चर में क्या करेंगे कि हम लोग इसको हार्डली स्कार्सली रहेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डीड का यूज करेंगे। आज जब डीड का यूज करेंगे तो यहाँ पे वर्ब 3 जो है उसको V1 कर देंगे, और बाकी अब उसी तरह से रहेगा, ये उसी तरह से रहेगा। तो बी स्ट्रक्चर। अब जान लीजिए कि वही सेंटेंस को अगर हमको बनाना होगा तो इसको ऐसे बनाएंगे, हार्डली डिड ही रीच। देखिए यहां पे रीच नहीं, रीच हो जाएगा, रीच द स्टेशन। व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। इस तरह से हम लोगों का स्ट्रक्चर भी हो जाएगा इसके साथ। अगर मान लीजिए सपोज हम लोगों का सी स्ट्रक्चर बनाना होगा तो सेम टू सेम इसी तरह से देखिए, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना है, हार्डली उसी तरह से रहेगा, चाहे स्कार्सली या चाहे बेयरली उसी तरह से रहेगा। और हम वो क्या करेंगे कि यहाँ पे डू लिखेंगे, और नहीं तो डज लिखेंगे, और डज लिखेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट लिखेंगे तो V1 लिखेंगे। देखिए, और इसके बाद कंजक्शन वही लिखेंगे, व्हेन और बिफोर, और यहां पे सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहे वर्ब का 5 फॉर्म।
ये जानबूझकर एक साथ लिखे हैं कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। देखो अंतर कहाँ है, डिड सब्जेक्ट V1 व्हेन बिफोर सब्जेक्ट V2, डू डज, देखो यहाँ पे है डू डज सब्जेक्ट V1 व्हेन बिफोर यहाँ पे V1 V5। तो अंतर को समझने की कोशिश करिएगा बेटा, और नहीं समझेंगे तो हम नहीं जानते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया कि हार्डली डज इट रेन, बड़ी मुश्किल से बरसात हुई कि, ठीक ना, कि वह खेलने लगा, चाहे वो अपने घर जाने लगा, तो ही began to go his home। तो ये सेंटेंस आपका गलत है। आपको ये देखना है कि बेटा अगर इट रेन यानी कि डज हो गया तो यहाँ पे बिगिन हो जाएगा, ये बिगिन हो जाएगा, यानी कि आपको V1 होना चाहिए सब्जेक्ट के साथ, चाहे V5। तो यही मेंटेन करना है आपको। अगर ये सेंटेंस समझ में आती है तो ये आपको दे रहे हैं समस्या, और उस समस्या के बाद आपका मुझे लगेगा कि समझ में आ गया होगा। जैसे दो क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन है आपका कि स्कार्सली द बेल ring when the students start crying, चाहे स्टूडेंट्स स्टार्ट मेकिंग नॉइज, ये है आपका। और इसका ऑप्शन, ये क्वेश्चन 1 है, इसका ऑप्शन दिया है कि डू, दूसरा ऑप्शन डिड, तीसरा ऑप्शन डज और चौथा ऑप्शन हैड। ये आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। तो देखो ये स्कार्सली दिया है, चाहे यहाँ पे हार्डली दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको देखना है कि यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब वही डिनोट करना है कि यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे V1 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ भी V1 दिया है, स्टार्ट V1 दिया है। जब यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी फर्स्ट है, यानी कि हमको डू और डज में से कोई लिखेंगे। ये द वेल जो है सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डज होगा। तो आपको ट्रांसलेशन इसका हिंदी क्या देता है वो इतना मायने नहीं रखता है, मायने आपको रखता है कि अगर स्कार्सली हार्डली है तो यहाँ पे वेन दिया है कि नहीं दिया है। अगर वेन यहाँ पे नहीं दिया है तो फिर आपको यहाँ पे गलती है, बिफोर अगर नहीं दिया है तब गलती है, वे नहीं देगा तो बिफोर देगा, ये दोनों में से अगर कोई दे दिया तो फिर समझिए कि आपको गलती है सेंटेंस को। इसलिए आप इसको मेंटेन करेंगे, और मुझे आशा है, नॉट ओनली होप बस आल्सो बिलीव, कि आपका नो सूनर और हार्डली हैड, स्कार्सली हैड क्लियर हो गया। अभी हम लोगों का जो कंजंक्शन चल रहा है उसमें नाइदर नर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, वेदर और है, यानी कि जितने भी हमारे 12th क्लास में कंजंक्शन की संभावना है कि आ सकते हैं, चाहे आते रहे हैं, उन पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये थोड़ा भी समझ में आएगा तो हौसला अफजाई करने के लिए एक बार लाइक करिए और थोड़ा सा बच्चों में शेयर करिए जो इससे अनभिज्ञ है। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम दूसरे कंजंक्शन के साथ।